तो मित्रों, हमने चाय पर चर्चा ऐसा प्रोग्राम सोचा कि बहुत ही आराम से हम चाय पीते हुए सामाजिक और विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर सकें। तो ये चाय है और इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं बुंदेलखंड के जाने-माने प्रतिभावान कलाकार हैं, जिनको कभी मेरी ही कलम से बुंदेलखंड के कुलदीपक के रूप में जाना गया था। आज चुनावी मौसम है तो लोग चुनाव से जोड़ भी लेते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल रिव्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बुंदेलखंड में प्रतिभा का सम्मान हुआ। आप बुंदेलखंड के कुलदीपक के रूप में जाने गए। एक लंबा सफ़र तब से आज तक तय हुआ है। तो आप कलाकारों को किस दृष्टि से देखते हैं? काफ़ी कलाओं का विकास भी आपने किया है। नृत्य सिखाते हैं, लड़का हो या लड़की। तो इस समय आपको क्या लगता है प्रतिभा की क्या स्थिति है? क्या होना चाहिए? क्या करने की ज़रूरत है अभी? अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब प्रतिभाएँ ज़्यादा सामने लाने के प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार हैं यहाँ पर, मौके उनको कम मिल रहे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम लोग भी काफ़ी तेज़ी से अपने वर्क सामने ला रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड के कलाकारों को मौका मिल रहा है। अब तो एक इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो गया है, जिसमें सभी कलाकार घर बैठे ही अपनी प्रतिभा को सामने ला सकते हैं। तो कहीं न कहीं वृद्धि तो हुई है हुँ, हुँ। इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। अच्छा, हर 5 साल में नेता भी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और कहते हैं हम प्रतिभावान हैं, हमें चुना जाए। लेकिन वो अपनी प्रतिभाओं के साथ क्षेत्र की प्रतिभाओं के साथ कितना न्याय कर पाते हैं, कितना कोशिश करते हैं कि चाहे एजुकेशन की फ़ील्ड में हो या फिर क्रिकेट खेल जगत हो गया, खेल जगत में सारे खेल आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो पहलवानी बहुत अच्छे से जानी जाती है और आप कलाकार जगत से हैं, स्टार जगत से हैं, तो क्या कोई सहयोग मिल पाता है या उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इस ओर? अ, कार्य करते हैं जो भी यहाँ पर, जैसे अगर हम अपना उदाहरण दें, जैसे हम लोग भी कोई फ़िल्म वगैरह बनाते हैं तो सपोर्ट मिलता है, जो भी क्षेत्रीय नेता होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जिस भी रूप से चाहे वो मदद कर सकते हैं और करते भी हैं जितना वो कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बढ़ावा देने की और ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अपना क्षेत्र बुंदेलखंड, यहाँ पर साधन और संसाधन बहुत ज़्यादा सीमित हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अभी उस तरह चीज़ें नहीं हैं जिस तरह अन्य शहरों पर उपलब्ध हो चुकी हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। कहीं न कहीं कलाकारों को मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ रहा है। मतलब कलाकारों को गोद लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपका अपना कोई एक पॉलिटिकल व्यू तो ज़रूर होगा, चाय तो ज़रूर लेके जी। जाइए। वो ठंडी हो जाएगी, चुनाव का माहौल तो वैसे भी बहुत गर्म है। और जब देखते हैं तो अभी तक आपने देखा होगा 2 चरण का चुनाव संपन्न हुआ है देश में और जो मतदाता का प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत, वो तमाम प्रयासों के बावजूद भी या तो छू पाता है 60% को या थोड़ा-सा 1 आध परसेंट ऊपर-नीचे हो जाता है, 61%, 62 बहुत है। मतलब अगर पहले कहा जाता था एक स्टूडेंट तब अच्छा उत्तीर्ण माना जाता था कि 75% मार्क होते थे। कहते थे सम्मानजनक उत्तीर्ण हो गए, आप तो भले 92% 91% आ रहे हो, आज के दौर में ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं समय के अनुसार। लेकिन क्या जनता सम्मानजनक उत्तीर्ण हो पा रही है अगर 75% भी मतदान 21वीं सदी पर नहीं हो पा रहा है? तो क्या ये लज्जा की बात नहीं है? आप क्या कहोगे कि प्रशासन इतने लंबे-चौड़े आयाम स्थापित करता है, उसको तो फंडिंग भी सरकार बहुत सारी करती है कि आप मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। अपने यहाँ तो चर्चा का विषय थे डॉक्टर हीरालाल, डीएम हीरालाल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करके गए। उसके बाद क्या स्थिति है? डॉक्टर हीरालाल जी ने 90 प्लस अभियान चलाया था। वो चाहते थे कि 90 प्लस तक हम हर गाँव, हर जगह पर मतदान का स्तर ला सकें। लेकिन ये मेरा मानना है कि मतदान का प्रचार सिर्फ़ प्रशासन के करने से नहीं होगा, ये हम सबको करना पड़ेगा। ये जनता का ही धर्म है, मान लीजिए आप, जनता बिल्कुल। को जागरूक होना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर मैं मतदान करने जाता हूँ, तो जो मेरे आस-पड़ोस के लोग नहीं भी जा रहे हैं, तो मुझे उनको या तो लेके जाना चाहिए या तो उनसे कहना चाहिए कि मतदान ज़रूर करें, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर हम इस उम्मीद में रहेंगे कि नहीं प्रशासन प्रचार कर रहा है, हम प्रचार से ही जागरूक होंगे, तो ये हमारा अधिकार है, तो हमें इसमें पहले से ही जागरूक रहना है और हम सबको मिलकर मतदान के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। तभी स्तर बढ़ेगा। और अगर हम इस उम्मीद में रहेंगे कि नहीं
प्रशासन हमको लिवाने आए, है ना? हम्म। प्रशासन कहे तो जब कुछ एक बयान बहुत अच्छे से वायरल हो रहे हैं, एनडीटीवी का एक बयान था आचार्य प्रशांत का। आचार्य प्रशांत को कभी आपने भी सुना होगा, जानते हैं आपने थोड़ा थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा, सवाल था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम का वोटर है वो वोट डालने जाएगा पहली बार, तो किन मुद्दों पर वोट डाले? आप इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे जो लगता है, मैं भी एक युवा हूँ, और जब पहली बार मतदान किया था, तो मैं चाहता था कोई ऐसा पदाधिकारी आए, कोई ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करें, जो कहीं न कहीं हमारी समस्याओं को सुने, और जो हमारे आगे का काम है, जैसे बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या रहती है हमेशा, उसका सपोर्ट करे, हमें जॉब के लिए हमको रास्ते मिले। तो मैं यही मानूँगा कि युवा को तो यही सोचकर वोट करना चाहिए कि कैसे हमारे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि मेन युवा जब अपने एक स्तर पे आता है, घरेलू स्तर पे आता है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आती है धन की, पैसे की। और वो तभी होगा जब उसके पास रोज़गार होगा। तो श्योर। उसको ये सोचना चाहिए कि सही व्यक्ति का चुनाव करे, पढ़े-लिखे व्यक्ति का चुनाव करे। कि क्योंकि अब अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को आप किसी पद पर बैठाल देंगे, तो निश्चित रूप से उन व्यवस्थाओं को उस हिसाब से चला नहीं पाएँगे। सही है। तो कुल मिलाकर के जब आचार्य प्रसाद ने एक बहुत अच्छे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराया था कि जैसे फर्स्ट टाइम वोटर है, आज जिस व्यक्ति को वोट करने जा रहा है, तो बोलते तो खरी खरी है, उन्होंने कहा 18 साल बाद वो मर जाएगा, 10 साल बाद मर जाएगा, जिसको वोट करने जा रहे हैं। और वो काम ऐसे करके जाता है कि मतलब उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के लायक कोई काम ही नहीं रहता। और उन्होंने कहा अगर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो इनको अपने नेता से सवाल करना चाहिए कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करोगे? पर्यावरण आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी 22 तारीख को ही पृथ्वी दिवस संपन्न हुआ, तो लखनऊ गए हम कार्यक्रम में, आपके डॉक्टर हिलाल जी उन्होंने आमंत्रित किया था, चर्चा हुई। तो पृथ्वी में जो क्लाइमेट चेंज उसके लिए हमारा जो नेता है वो कितना जागरूक है, वो काम क्या करेगा? तो उन्होंने कहा था ऐसे मुद्दों पर वोट क्यों नहीं पड़ता, जाति धर्म और जातिवाद बहुत ज्यादा आकर के उभर करके चुनाव के समय आता है। वैसे तो शायद आपको भी पता होगा कि हमारा अपना बगल वाला होगा या हमारा कोई अपना भाई होगा, परेशानी में होगा, शायद हम उसका साथ नहीं दे पाते, कभी चाहते भी होंगे, लोग ऐसे भी हैं, लेकिन कभी कभी लोग, बहुत सारे लोग देते भी नहीं। आखिर क्या वजह है कि चुनाव के समय ही जातीय एकता की बात की जाती है और क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? जिस दिन जातिवाद को छोड़कर कार्य किए जाएँगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन बहुत अच्छा सुधार होगा। कहीं न कहीं ये मुद्दों के माध्यम से ही वोट बैंक मजबूत होते हैं पार्टियों के, तो मुझे भी लगता है ऐसा। बिल्कुल। तो इन मुद्दों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन मुद्दों पर ही विचार विमर्श करते रहेंगे, इन मुद्दों को ही देखते रहेंगे, जातिवाद करते रहेंगे, तो हम अपने बहुत सारे मित्रों, अपने भाइयों, अपने सहयोगियों को ऑटोमैटिक खो देंगे। तो इन मुद्दों से हटना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हित किसमें है। बिल्कुल, तो चूँकि चाय खत्म होने वाली जी, है जी। और हम चाहते हैं कि चाय खत्म हो तो चर्चा भी खत्म हो जाए। लेकिन चलते-चलते में अगर हम लोग ये सोचें और महसूस करें कि आपका अपना पॉलिटिकल व्यू क्या है और मतदाता से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगले 5 साल के लिए पुनः एक बार आपकी लोकसभा हो या आपका व्यक्तिगत एक शहर, बांदा शहर हो और पूरा देश, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक भविष्य तय हो जाता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर के वोट करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही नेता का चुनाव करें? मैं तो यही कहूँगा सभी अपने देशवासियों से, अपने बुंदेलखंड वासियों से, कि सबसे पहले तो वोट ज़रूर डालें, मतदान ज़रूर करें, किसी का इंतज़ार नहीं करें, आपका अधिकार है, आपको वोट ज़रूर डालना है। व्यक्ति का चुनाव होना बिल्कुल ज़रूरी है कि सही व्यक्ति ही हो, उसका चुनाव आप स्वयं से करें, किसी के बहकावे में नहीं आएँ। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति हमारे देश का, हमारे बुंदेलखंड का विकास कर सकता है, तो आप ज़रूर उसका सपोर्ट करें। जातिवाद को मत ध्यान दें, सिर्फ़ अपने देश का ध्यान दें, और ये ज़रूर सोचें कि जो व्यक्ति इस गद्दी पर बैठेगा, तो वो उस वर्षों में इतना कार्य कर जाए कि फ्यूचर में, आने वाले समय में
हमारे बुंदेलखंड या हमारे देश में निश्चित रूप से सुधार होता ही जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वो करे। तो मैं यही आप सभी से निवेदन करूँगा। बिल्कुल, तो हमारे प्रतिभावान कलाकार प्रवीण जी का आपने सुझाव सुन लिया और इनके पॉलिटिकल व्यू को भी आपने जान लिया है। ये खास कार्यक्रम खास आप सभी युवा साथियों के लिए और हमारी अपनी बहनों के लिए, युवतियों के लिए, आप सबके लिए है। घरों में माताएँ रहती हैं, जो सुन कर के इस कार्यक्रम को अपना एक व्यू जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, माइंड क्लियर हो जाएगा। कहते हैं जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो थोड़ा-सा ताज़गी आ जाती है, उस ताज़गी का अनुभव आपको हो और देश में, समाज में भी ताज़गी रहे, कलह ना रहे। हम सब ताज़गी का एहसास करें, स्वस्थ रहें तन से और मन से भी। तो बने रहिएगा चाय पर चर्चा के इस खास कार्यक्रम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को भेजिए और हम आएँगे आपके पास भी ऐसे ही चाय पर चर्चा करने के लिए।